आपका वीडियो। हाँ, मैं कर रहा हूँ। प्लीज। हाँ, नमस्कार। कविता और विचार की संस्था लिखावट के मंच पर मैं ज्योति पारेख आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले हम लिखावट के मंच के बारे में जानते हैं। इस मंच की स्थापना, इस संस्था की स्थापना 1989 में हुई। इसके संस्थापकों में बड़ी खूबसूरती और लचीलेपन के साथ सामंती बोध और पूंजीवादी छल छद्म का प्रतिकार करने वाले अपने समय के सबसे चर्चित कवि मंगलेश डबराल रहे। इसके संस्थापकों में दूसरा नाम है रघुवीर सहाय, एक ऐसे कवि, लेखक, अनुवादक, संपादक और पत्रकार जिसने खबरों की भाषा को कविता में उतार कर भी उसे उलझने नहीं दिया। और तीसरे संस्थापक हैं हमारे बीच मौजूद श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी, जो कहते हैं कि देखो ईश्वर, तुम जहां भी हो सुन लो, इस दुनिया के लिए गरीबों का होना बहुत जरूरी है। गरीबों से तुम्हारी मूर्तियों की और तुम्हारे मंदिरों की साख है। तो सर, इस मंच के लिए, संस्था के लिए और हिंदी साहित्य के लिए और हमारे जैसी आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए आपका होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ही से हमारी साख है। और अब इस मंच पर आज के आमंत्रित कवि, आज की मुख्य कवि हृदेश मयंक जी का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए उनका परिचय देना चाहूंगी। 18 सितंबर 1951 को जौनपुर के किसान परिवार में जन्मे हृदेश मयंक जी के नाम उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है। उनकी कविता संग है मैं, शहर और सूरज, ठहराव के अभी भी बचा हुआ है बहुत कुछ, हम ये जो मिट्टी के बने हैं, प्रकाशित है। आपका गीत संग्रह है सायरन से सन्नाटे तक। आपके गजल संग्रह हैं अपने हिस्से की धूप और दिल से निकली दिल की बात। आपका कहानी संग्रह रेत पर बनते ढहते घरौंदे और मुंबई का साहित्यिक परिदृश्य एक पुनरावलोकन आपका आलोचना संग्रह प्रकाशित है। इस किताब को पढ़ते हुए हम साहित्य जगत की कई हस्तियों से रूबरू होते हैं और जिन नामों को, जिन स्मृतियों को, जिन हस्तियों को आप इस स्थान में, इस किताब में नहीं पिरो पाए, उन्हें आपने स्थान दिया अपनी दूसरी पुस्तक मेरी बस्ती में रोशनी है अभी में। ये पुस्तक आपकी 5 खंडों में है, जिसमें कथा, कविता, गजल, आलेख और संस्मरण शामिल हैं। आपका एक नवगीत संग्रह एक महक सौंधी माटी की हमारे बीच महक रहा है। आपका कविता संग्रह सिवान में बांसुरी, नवगीत संग्रह कोयलिया चुपके से कूक और विरसे की कहानियां शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं। आप चिंतन दिशा नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन भी करते हैं। रचनात्मक सामर्थ्य आपका इतना सशक्त है कि आप गीत, कविता, कहानी, गजल, संस्मरण और साहित्य के सभी गलियारों में सरलता से और बड़ी सहजता से आते जाते रहे हैं। आप पिछले 47 सालों से मुंबई के साहित्यिक परिदृश्य से जुड़े हुए हैं। आपके सृजन संसार को साहित्य जगत में बखूबी सराहा गया है और पहचान भी मिली है। आप महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के संत नामदेव और महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के ही अन्ना भाऊ साठे राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारतीय सद्विचार मंच का डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी सम्मान, प्रियदर्शिनी अकादमी पुरस्कार, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान सहित कई पुरस्कार आपके खाते में दर्ज हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत हृदेश जी। आपको आमंत्रित करते हुए मैं आप ही की एक बस्ता नाम से जो आपकी कविता है उसका एक अंश में रखना चाहूंगी कि बच्चे के लिए बस्ता तिजोरी है, बच्चे के लिए बस्ता तिजोरी है जिसमें भरा रहता है उसका माल, असबाब, कई सिक्के और गोटियां भी। बस्ता एक भंडार लगता है, उसमें से झरते हैं ज्ञान के स्रोत। बार बार उलटते पलटते बच्चा अपने को समृद्ध करता है। और सर, आज इस मंच पर आपकी कविताओं को सुनकर हम हमारे साहित्य को और समृद्ध करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। ये मंच अब मैं आपको सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी।
बहुत अच्छा लग रहा है साथियों को देखते हुए और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय मिथिलेश जी का और लिखावट का। ये एक पिछले कई वर्षों से बड़े गहन दुःख से मैं गुज़र रहा था और पिछला महीना तो ज़ाहिर है कि मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह था और कविता को मैं कुछ अलग तरह से जीवन भर लेता रहा हूँ। कविता के जैसा साथ अन्य किसी का हो नहीं सकता। मेरी 4 पंक्तियाँ से मैं शुरू करता हूँ। इस आभार के साथ कौशल किशोर जी जुड़े हैं, मेरे मित्र जुलमीराम सिंह जी हैं, प्रशांत जैन जी हैं और जो साथी इस मंच से जुड़ पाए हैं, सबका अभिवादन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। 4 पंक्तियों की मेरी एक कविता है, कविता के संदर्भ में कि कठिन दिनों में हाँ हमेशा ना हो जाती है। कठिन दिनों में हाँ हमेशा ना हो जाती है, दोस्त दुश्मन और अपने पराये हो जाते हैं। ऐसे ही गाढ़े वक़्त साथ देती है कविता, कभी हाँ बन बतियाने लगती है, तो कभी दोस्त बन पीठ थपथपाने लगती है। कविता हमारे लिए सिर्फ़ शब्द नहीं है, कविता नहीं है। कहते हैं कि कविता का जन्म कागज़ पर नहीं होता। पहली बार जब वो कवि के हृदय में धड़कती है, तो सबसे प्योरेस्ट फ़ॉर्म में कविता होती है, बिना काना, मात्रा, बिना फुल स्टॉप के। और जब वो कागज़ पर उतरती है, तो उसका जीवन करीब-करीब खत्म हो जाती है क्योंकि वो कविता पाठकों के लिए हो जाती है और सबकी हो जाती है, सिर्फ़ कवि की नहीं रह जाती। उस समय कविता के साथ कवि का वातावरण, उसका सांस्कृतिक परिवेश, उसका जीवन, उसके पॉलिटिकल थॉट्स, उसकी वर्गीय चेतना, सब कुछ कविता में जुड़ जाती है। लेकिन कविता जिन कविताओं को देख के आदरणीय मिथिलेश जी ने मुझे आदेश किया आज काव्य पाठ के लिए, वो कविताएँ नहीं है बल्कि वो पीड़ाएँ हैं मित्रों। और मेरा अपना मत ये है कि बिना पीड़ाओं से घनीभूत हुए, बिना उससे जुड़े, कविता का आवाज कम जन्म हो भी रही नहीं होता। पहले भी लोगों ने कहा है कि कविता तो पैदा ही होती है पीड़ाओं से ही। ये पीड़ाएँ हैं और इसे अगर आप कविता मान लिए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आवाज कम हो रही कि दरअसल पिछले कुछ एक महीनों से बहुत कठिनाई के दौर से मैं गुज़र रहा था और उस दौर में कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो मैं तो आभार इसलिए भी मिथिलेश जी का व्यक्त करना चाहता हूँ, कि उन्होंने कविता के बहाने मुझे सक्रिय कर दिया। एक निष्क्रियता जो मुझे घेर के बैठी हुई थी, उसने कि आपके आमंत्रण ने मुझे फिर से सक्रिय बना दिया। मैंने किताबें उलटना शुरू किया, कविताओं के ज़ेरॉक्स लिए और बेटे से कहा कि मैं कविता पाठ करूँगा। हालाँकि स्वास्थ्य जो है बहुत साथ नहीं दे रहा था, लेकिन कवि हूँ और मन से चूँकि अंतरात्मा से कवि हूँ, तो कविता की बात को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ज्योति जी आप युवा हैं और कविता जो है बहुत साथ देती रही है। पिछले 50 वर्षों से, 5 दशकों से इस मुंबई शहर में रहते हुए तमाम आंदोलनों से, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ते हुए अगर किसी का संबल, किसी का निरंतर साथ मिलता रहा, तो कविता थी। कविता ने मुझे बहुत ऊँचाई भी दी, मान भी दिया, सम्मान भी दिया और इसने एक बहुत आत्मिक बल दिया है। ये कविताएँ तो मेरी पीड़ाएँ हैं, जिन्हें मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, वहीं से पाठ शुरू कर रहा हूँ। 1 या 2 और कविताएँ पढ़ूँगा, ज़्यादा पढ़ूँगा नहीं। लेकिन एक कविताएँ जिसे फ़ेसबुक पर मैंने शेयर किया, मैंने कहा कि ये मेरी पीड़ाएँ हैं और शीर्षक मैंने इसे दिया है, दिन जो भुलाए न बने। इस शीर्षक में कुछ यातना भरी रातें जो आईसीयू वार्ड में मैंने निकाली थी, उनमें से कुछ अनुभव हैं जो बहुत होश में आने के बाद और स्वस्थ होने के बाद धीरे-धीरे जब स्मृतियों में तो दिल लौटने लगे, तो कागज़ पर उतरने को बेचैन हो गए। उस कड़ी में कुछ पंक्तियाँ हैं जो जिन्हें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहली कविता है अ, डॉक्टर ने कहा, "एक इंजेक्शन लग रहा है, अब आप दूसरे दिन तक सोते रहेंगे।" डॉक्टर ने कहा, "एक इंजेक्शन लग रहा है, अब आप दूसरे दिन तक सोते रहेंगे।" और मैं सो गया अपने अतीत के दुखों के साथ और मैं सो गया अपने अतीत के दुखों के साथ। ओटी के बाहर मैं और मेरे बेटे लेटे थे आस-पास, कुछ घंटे पहले तक अवाक, एक-दूसरे को निहारते हुए। हम दोनों में एक दाता था और दूसरा याचक। दोनों एक-दूसरे के दुखों के साक्षी
दोनों के मन आशंकाओं से भरे हुए। एक के मन में पिता को बचाने का संकल्प था, एक के मन में पिता को बचाने का संकल्प था, तो दूसरे के मन में उसे इस संकटग्रस्त स्थिति में डालने का संकोच। साथ ही बेटे के भविष्य की 1-2 नहीं, अनगिनत तकलीफें थीं, जिनसे उसे गुजरना था। उसके बच्चों का भविष्य और पत्नी के भरे पूरे जीवन के बारे में सोचते हुए हर क्षण निराश करने वाले ख्याल बेचैनी से भर दे रहे थे। ऊहापोह में ही गुजरे थे विगत कई महीने, ऊहापोह में ही गुजरे थे विगत कई वर्ष, महीने और दिन। साथ में यदि कुछ था, तो मात्र हल्का करता रहा था डॉक्टर का आश्वासन। यदि साथ कुछ था, तो मन हल्का करता रहा था डॉक्टर का आश्वासन। इंजेक्शन लगते ही मुद गई थी पलकें अगली सुबह तक के लिए। 2 गुड मॉर्निंग सर, सुचिता त्रिपाठी फ्रॉम केरला। एक नर्स थी, जो शायद त्रिपाठी थी, कभी उत्तर प्रदेश की रही होगी और केरला में पेरेंट्स बसे थे। तो दुबे सरनेम मेरा है असल में, तो उस दुबे सरनेम को जोड़ते हुए हर बार वो त्रिपाठी का संबोधन करती थी आत्मीयता बढ़ाने के लिए। गुड मॉर्निंग सर, सुचिता त्रिपाठी फ्रॉम केरला। पहली बार सुनी मीठी आवाज कानों में मिश्री घोलती हुई। आवाज में मिठास थी, आत्मीयता थी। मैंने पानी मांगा, आवाज और होंठ पथरा गए थे। 2 घूंट पानी पीकर मैंने पूछा, सिस्टर मेरा बेटा कैसे है? मैंने पूछा, सिस्टर 1 सेकंड सर, सॉरी। मैंने पानी मांगा, आवाज और होंठ पथरा गए। 2 घूंट पानी पीकर मैंने पूछा, सिस्टर मेरा बेटा कैसे और कहाँ है? सुचिता ने बताया, मैं अभी वहीं से आई हूँ, वे ठीक हैं और बगल वाले रूम में ही हैं। उसकी पत्नी साथ है। आप चिंता न करें, वे भी आपको ही पूछ रहे थे। आप बड़े भाग्यशाली हैं, जिसे उन दोनों जैसे बेटे और बहू मिले हैं। सुनकर सुनकर मन तनिक हल्का हुआ। सुचिता त्रिपाठी ने शुगर चेक किया और दवाइयों से भर दिया था मुँह। वह हिदायत में दिखाती हुई बेड पर लगी बेल कि बजते ही हाजिर हो जाऊंगी, बाहर चली गई। फिर मुद गई थी पलकें अनिश्चित काल तक के लिए। 3 सर आप पानी पी लीजिए बीच बीच में बहुत इत्मीनान से। जी, 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 जी। थैंक यू ज्योति। कोई औपचारिकता नहीं करनी है सर आपको। बिल्कुल सही कहा ज्योति, और आराम से पढ़ें आप। अच्छा पाठ हो रहा है। अच्छा। जी पढ़ें। 3 वह 27 दिसंबर की सुबह थी, जब लगाई गई थी एनेस्थेसिया। फिर मैं हफ्तों सोता रहा था। मुझे न तिथि याद थी, न दिन, न तारीख। सुचिता के गुड मॉर्निंग से होता था सुबह का एहसास। बहू बार-बार आती और सोता देख लौट जाती। आवाज देने पर भी नहीं उभरती थी पलकें। फूले हुए हाथ, बंधे हुए पाँव देख खौफ से भर जाता था मन। नींद में उभरती थी कई-कई खौफजदा तस्वीरें। एक ऐसी दुनिया जिसकी कभी कल्पना न की थी। बेटे और उसके भविष्य को सोच उभरती थी तरह-तरह की डरावनी सोचें, मन प्राण को व्यथित करती हुई। कहीं कोई उम्मीद बची थी, वह थी हम दोनों की देखरेख में जी-जान से जुटी अकेली बहू की ढाढ़स। पापा आप चिंता न करें, ठीक हो जाएगा सब कुछ। पलकों में लहरा जाती थी उम्मीद और बुझ जाती थी अनियत काल के लिए। अगली पंक्तियां हैं 4 शीर्षक से। सुबह-सुबह सुचिता की गुड मॉर्निंग से आज फिर खुली पलकें। आज वर्ष का अंतिम दिन था, 31 दिसंबर। सुचिता ने सहमते हुए पूछा, अंकल 31st मनाते हैं? मैंने कहा नहीं, और देखता रहा फूले हाथ, बंधे पाँव और उभर आए यातना भरे कई-कई वर्ष। मित्रों के साथ बिताए अनगिनत क्षण और जाने अनजाने किए गए अच्छे बुरे व्यवहार। साथ ही यह भी कि हो न हो पाए फिर भेंट। हर दिन एक दूसरे के साथ घिरे, लड़ते झगड़ते
जो बीते थे अनगिन वर्ष बीच आए थे सामने, फिर बिना आमंत्रित किए ही उभर आए प्रेशर ग्रुप जो अक्सर उभरते ही रहते हैं काम, आंदोलनों और कार्यक्रमों के दौरान, पर खलते न थे कभी। कहते हैं कि कठिन दिनों में आ बीसते हैं ऐसे क्षण, सुख दुख में साथ देने वाले मित्रों की बेरुखी सालती रहती है और वह बसी रहती है पलकों की कोरों पर, आंसुओं की तरह चुभ भी पड़ती है वक्त बेवक्त। फिर सोचते ही सोचते मुझ जाती थी पलकें और भर जाता था एक अतिरिक्त, एक अंधहीन खालीपन अंदर बाहर। लगता था कि खुले खुले हुए पेट में जो बन गई है जगह, शायद वही हो इनके लिए बाकुल जगह। 5 सुचिता ने जाते जाते कहा था कि अंकल कल छुट्टी है, न्यू ईयर, मैं नहीं आऊंगी, दवाओं की पोटली यहीं रहेगी, बिना चूके लीजिएगा। उसने उभरे फफोलों पर लगा दी थी पट्टी। उसने उभरे फफोलों पर लगा दी थी पट्टी। वह बेचारी मन के फफोलों पर कैसे लगा पाती पट्टी। देर रात तक होते रहे थे विविध कार्यक्रम नीचे। शायद यह हॉस्पिटल का स्थापना दिवस था। नाचते गाते डॉक्टर और नर्सेज भी। मैं न उठ सकता था न बैठ, बस दाएं बाएं निहारते रहना था। कभी सोते हुए तो कभी उन्नीदी पलकों पर उतराते रहे थे जिए हुए वर्ष। आज छुट्टी होने की वजह से आईसीयू वार्ड में आवाजाही कम थी। फिर भी आते जाते रहते थे डॉक्टर, जैसे आते जाते रहते थे खौफ से भरते हुए विचार मुझे अंदर तक बेधते हुए। फिर देखते ही देखते बंद फिर देखते देखते नींद ने कब आगोश में भर लिया पता नहीं। अंतिम अगली कविता है 6 शीर्षक से। आत्मीयता बढ़ाने के लिए ही सुचिता रोज रोज नाम के साथ त्रिपाठी जोड़कर संवाद करती रही और मैं उसमें बेटी और न जाने और भी आत्मीय रिश्तों की तलाश करता रहा। चिड़िया भी नहीं फटक सकती थी उस वार्ड में। मेरी ओर से बहू सब कुछ थी। उसी के पास मेरे और बेटे के लिए सभी सवालों के जवाब थे। आंखें जोती रहती थी कब वह आए और बेटी की खबर दे। घर या बाहर के लोगों को आने जाने की मनाही थी। फोन को छूने या देखने पर पाबंदी थी। आज बहू के साथ बेटा भी मिलने आया, लगा कि लौट आई मेरी खोई हुई दुनिया। दोनों ने आत्मविश्वास ने जगह दोनों के आत्मविश्वास ने जगा दी थी जीने की ललक। लगा कि उड़न छू हो गई है यातनाएं, गिले शिकवों के लिए नहीं रह गई थी जगहें। फोन पर मिलवाए गए परिवार के लोग कई कई दिनों बाद वीडियो कॉल पर ही सही देखा पोतों को और पत्नी और बेटियों को, और दिन भर भीगती रही पलकें। डॉक्टर ने आश्वस्त की खबर दी और सफल ऑपरेशन पर प्रसन्नता व्यक्त की। यह सूचना भी कि आज से शिफ्ट किया जा सकता है मुझे जनरल वार्ड में और बेटे से भी मिल सकेंगे। अब वह चल फिर रहा है। जीवन भर नास्तिक रहा मैं, डॉक्टर में जीवन देने वाले भगवान की छवि निहारता महसूसता रहा। 7 अब बेटे ने भी संभाल ली थी जिम्मेदारी बहू के साथ। उसकी चिंताओं में खुद से ज्यादा जो मैं था, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता था मेरी यातनाएं। हर रोज ढांढस बंधाता रहा कि मेरी कल्पना में भी नहीं, हर रोज ढांढस बंधाता रहा था। मेरी कल्पना में भी नहीं था कि जिसके लिए करना था मुझे सब कुछ, और वह न्यौछावर कर रहा है खुद का जीवन। उसने डॉक्टर के निर्देशानुसार कम किया वजन। लड़ती रही उसकी पत्नी कि उसकी जगह वह डोनेट करेगी ऑर्गन। बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। जाहिर है कि उसकी चिंता जायज थी। दोनों रोज रोज डॉक्टर से आश्वस्ति लेकर मेरा हौसला बढ़ाते रहते। दोनों को देख मैं तैयार तो होता, पर अंदर से यातना और कोप से भर जाता था। सरकारी परीक्षणों से गुजरते हुए कम समय में ही उसने पूरे कर लिए थे सारे मानक। डॉक्टर हैरान परेशान रहे थे देखकर उसकी तत्परता और लगन। मुझसे मिलते ही कहते अक्सर मुझसे मिलते ही कहते अक्सर मोड़ लेते हैं परिजन, पत्नी और बच्चे भी, पर आप अलग हैं और अलग है आपका बेटा। मैं देर तक सोचता रहा था और पलकें कम मुदी
पता नहीं चला। 8 मित्रों, शुभचिंतकों की दुआएं काम आई और हम बाप बेटे सकुशल घर वापस आ गए। साथ ही लौट आई घर की खुशियां। बेटियों और परिवारजनों ने नारियल तोड़ और आरती कर बलाएं ली। जाते वक्त साथ साथ गए थे पारिवारिक गुरुजनों के चित्र। दुख में उन लोगों की प्रार्थनाएं दुआ बन साथ निभाई। वे भी लौटे साथ साथ। जो जहां था वहीं से उसने हमारी दुआओं में उठाए हाथ। जो काम आई हर पल और हम लौट आए साथ साथ। साथ साथ लौटी डॉक्टर की ढेर सारी हिदायतें। किसी से न मिलने का व एक कमरे में कैद रहने की हिदायतें। कम से कम 3-4 महीने तक हमारी बेहतरी की खबर जो सुनता हतप्रभ हो प्रशंसा करता बेटे बहू की। कोई श्रवण कुमार कहता तो कोई आधुनिक समय में अद्भुत संस्कारों वाला निष्प्रिय व्यक्ति। सुन गर्व से फूल जाता था सीना। मेरे लिए बेटा पहले की ही तरह बेटा था। जो काम जीवन में मैं न कर सका करता हुआ, वह आज भी रात में उठकर उड़ाता रहता है चादर, इस आशंका में कि कहीं उगड़े बदन ठंड न लग जाए। आज हमें गर्व है कि हम एक ऐसे पिता के बेटे हैं जिस पर गर्व किया जा सकता है। मित्रों, प्रशंसकों के खिल उठे थे चेहरे। खत्म हो गई परिजनों की निराशा और हम सभी फिर बंध गए उम्मीद की डोर से। इस कड़ी में एक कविता और मैं पढ़ना चाहता हूँ मित्रों, चूंकि पिछले 3-4 महीनों से मैं जिस ऊहापोह में था, मृत्यु बोध से गुजरने की जो एक पीड़ा होती है, आदमी को ये बता दिया जाए कि आपका जीवन कुछ ही समय शेष है, तो उस दौर में जिस तरह की अनुभूतियाँ उसको हो सकती हैं, उस पर मेरी कविता है मृत्यु बोध। मैं उसे पढ़ रहा हूँ और एक अंतिम स्वागत कविता भी, नई कविता पढ़ के मैं अपना पाठ खत्म करूँगा। शीर्षक है मृत्यु बोध। कॉमरेड कौशल जी को भेंट कर रहा हूँ ये कविता में कि रोज की तरह से उगाएगा सूरज, दोपहर ठीक उसी तरह आएगी जिस तरह आ जाती है शाम। सिर्फ मैं ही नहीं होऊंगा घरों में, दफ्तरों में। रात को उदास नहीं होगा शहर, रात को उदास नहीं होगा शहर। फट नहीं पड़ेगा पहाड़, गांव सह लेगा चुपचाप सब कुछ। सुबह दिलों में रहते हुए भी मैं नहीं होऊंगा अखबार की कतरनों में। छोड़कर कुछ पन्नों पर उंगलियों के निशान, कुछ होठों पर सुगबुगाहटें। गांव की चौपालों और शहर की गोष्ठियों में रहते हुए भी मैं नहीं होऊंगा शामिल चर्चाओं में। रोज रोज सुबह नहीं सजोएगी माथे पर शिकन, नहीं लौटेंगी झुझलाई संध्याएं। फीलर की स्टालों पर नहीं दिखेगी एक आकृति, फिर भी 6 बजा देगी चर्च गेट की घड़ी। वहीं कहीं कुछ भी तो नहीं रुकेगा, एक मैं ही नहीं होऊंगा निरंतर चलने वालों के साथ। मेरे न होने पर निराश हो जाएंगे बच्चे, दुखी हो जाएगी पत्नी। कुछ पल के लिए ही सही कम हो जाएगा साथियों का मनोबल। पर बारिश की पहली फुहारों पर मैं होऊंगा हवाओं में। पर बारिश की पहली फुहारों पर मैं होऊंगा हवाओं में। झूले पर थिरकते गीतों में होऊंगा मैं। आते ही बसंत जब खिलेंगे पहले फूल, मैं होऊंगा पंखुड़ियों में। निरंतर बढ़ रहे जुलूस में सबसे आगे भिची मुट्ठियों में होऊंगा मैं। एक अंतिम कविता, मैं पिछले दिनों कौशल जी से मेरी बात हुई थी, मैं गांव गया हुआ था और एक कविता गांव की स्थितियों पर है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। शीर्षक है, कमोबेश हर गांव की एक आत्मकथा है समानांतर। कुछ पंक्तियां हैं, मैं इसे पढ़ के पाठ खत्म करूंगा। हवाओं आओ चिपक जाओ मेरी छाती से, हवाओं आओ चिपक जाओ मेरी छाती से। नाक और रोम रंध्रों में प्रविष्ट हो, शीतल कर दो तन मन प्राण। पेड़ों शिहरों की सिहर उठे दिग दिगंत और झूम उठे दसों दिशाएं। फसलों खिल उठो कि खिल जाए रोम रोम, बिहस उठे धरती का कोना कोना। पगडंडियों चिपक जाओ मेरे पाँव से, ताकि धूल धूसरित रहे जीवन की शेष राह। मौसमों जुड़ा दो तन मन रोम रोम अपनी मादकता से। बादलों बरसो
मौसम की परवाह किए बिना, चिड़ियों चहचहाओ चहलकदमी करते हुए गुंजायमान कर दो संपूर्ण वातावरण। धूप खिलो कहकहाओ और हर लो बूढ़ों के ताप। रोशनी उतरी रहो दिन रात अंधेरे ताकि न रोक सके उजियारा। सूरज हर लो सबके दुख ताप। भंवरों जिनके बेटे मुड़कर नहीं देखे बूढ़ों की ओर, बनबनाओ उनके कानों पर बैठ और कहो कि अब की ठंड ने कहर बरपा रखा है। दरवाजे का बूढ़ा पीपल विकास की भेंट चढ़कर भी ईंधन मुहैया करा रहा है। लोग आंच ताप कर कम कर रहे हैं ठंड की भयावहता। गांव के मौसम की चर्चा गुम हो गई है। ठिठक कर रह गई हैं चौपालें, ठिठक कर रह गई हैं चौपालों तक। शहरों में लोग धुंदभी बजाकर जीत हार गा रहे हैं। शहरों में लोग धुंदभी बजाकर जीत हार गा रहे हैं। अब की शायद मैं भी धूप की चादर में लिपटा ठंड के तापमान को बर्दाश्त तो कर रहा हूँ, पर हर नहीं पा रहा हूँ किसी की पीड़ा। आत्मा यहीं कहीं रख लौट जाऊंगा निस्तेज शरीर लेकर, और फिर गुम हो जाऊंगा शहर की उसी चकाचौंध में। शब्दों से ही सही इस पीड़ा को बांटने का मन हो आया, इसीलिए सार्वजनिक रूप से ज्ञापित करना चाहता हूँ। गांव घर की पीड़ा हो न हो ये दृश्य ओझल हो जाए आंखों से, हो न हो ये दृश्य ओझल हो जाए आंखों से, इसीलिए बांध कर रख रहा हूँ। यह सिर्फ मेरे ही लिए नहीं, समानांतर हर गांव की कथा है जिसकी अभिव्यक्ति होती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आभार। आप बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत। आपकी कविताएं रोशनी की कविताएं हैं, आपकी कविताएं उम्मीदों की कविताएं हैं। और मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि काफी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आदरणीय मिथिलेश सर से अनुरोध करूंगी कि सर आप मयंक सर की कविताओं पर टिप्पणी रखें। धन्यवाद ज्योति। ज्योति पारेख कवि हैं, उनका एक संग्रह भी आया है, वो हम सबका परिचय देती हैं, तो उनका भी परिचय होना चाहिए। और पत्रकारिता पढ़ाती हैं कॉलेज में, और जयपुर के ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ी हुई हैं और वहाँ समाचार पढ़ती हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा परिचय दिया मैंने। उनका कविता पाठ जिस दिन रखेंगे तो उनका पूरा परिचय देंगे। अब इनसे हम लोग बहुत परिचित हो चुके हैं। मैं बीच में दिल्ली से कुछ शहरों की यात्राओं पर निकला था और उन शहरों से होते हुए मैं मुंबई पहुंचा, और दिल्ली से ही मैंने तय कर लिया था कि किन किन मित्रों से मुंबई में मिलना है। मुंबई में बहुत सारे मित्र रहते हैं, लेकिन मेरी सूची में प्रशांत जैन थे, जुल्मी राम सिंह यादव जी थे, और हृदय मयंक। लेकिन जब मैं हैदराबाद में था तो कौशल किशोर जी मुंबई पहुंचे हुए थे। तो उनसे जब बात हुई और मैंने कहा कि मुझे मयंक जी से मिलना है, तो कौशल जी ने कहा कि वो बीमार हैं और डॉक्टर की सलाह है कि वो किसी से न मिलें। कौशल जी की बात पर मन माना नहीं। उनसे मिलने की ख्वाहिश लिए मैं मुंबई पहुंचा। फिर वहाँ प्रशांत जैन और यादव जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बीमार है, और बीमार हैं और उनसे मिलना ठीक नहीं है। तो एक मन पर बोझ रहा कि अरे मैं आया और मयंक जी से मुंबई में नहीं मिला, तो मुंबई आना बहुत
प्रसन्नता की बात नहीं हो रही थी। लेकिन जुल्मी राम सिंह यादव से मुलाकात हुई। एक शाम हम लोग एक रेस्तरां में बैठे रहे और बातचीत होते होते इतनी लंबी हो गई कि हम लोगों ने एक के बाद एक 3 कप चाय पी, क्योंकि वो रेस्तरां वाला आके बार बार कह रहा था और कुछ लाएं और कुछ लाएं। फिर एक दिन प्रशांत जैन जी से मुलाकात हुई और हम लोग काफी देर तक साथ रहे। बाबा साहब अम्बेडकर की समाधि पर हम लोग इकट्ठे हुए थे और फिर हम लोग घूमते रहे शाम तक साथ रहे। तो जो मैंने सोचा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन मयंक जी से मुलाकात नहीं हुई। और मैं जब दिल्ली लौटा तो मन में एक बात टीस की तरह रही कि मयंक जी से मिलना नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि मैं मयंक जी से क्यों मिलना चाहता हूँ, क्यों मिलना चाहता था। तो फिर मेरे मन में बात आई कि शायद मैं मयंक जी के पास कहना चाहता था कि आप इतने बड़े रचनाकार हैं, इतना विपुल साहित्य रचा है, आप एक पत्रिका का इतने लंबे समय से संपादन कर रहे हैं, एक जनवादी जीवन जी रहे हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं ये सब बातें उनसे बोलना चाहता था, उनके सामने बैठ के, क्योंकि सचमुच मयंक जी का जो व्यक्तित्व है, इन तमाम बातों के लिए वो व्यक्तित्व डिजर्व करता है कि हम बोलें। और लोग बोलते हैं। कौशल जी से जब भी बात होती है उसमें मयंक जी ना आए ऐसा होता नहीं। और फिर दिल्ली में रहते हुए मैं सोच रहा था कि अब कैसे मुलाकात हुई और बीमारी की खबर आई, और बीमारी में भी ऐसा कि कोई मिल नहीं सकता है, तो एक चिंता भी मन में थी। तो एक दिन अचानक फेसबुक पर उनकी ये कविताएं मैंने पढ़ी और पढ़ के मैं मेरे अंदर करुणा का प्रवाह हुआ। यानी इनकी वो कविताएं जो अभी उन्होंने पाठ किए हैं और मैंने फेसबुक पर पढ़ी, उसमें इतने स्तर हैं, वो कई स्तरों पर वो कविता चलती है। पारिवारिक संबंधों को लेके, बेटे को लेकर, डॉक्टर को लेके, नर्स को लेकर, हर जगह वो एक मानवीय अप्रोच जिसका जीवन में, जो हमारे जीवन में कम होता जा रहा है, उन कविताओं में इतनी करुणा भरी हुई है, इतने दृश्य हैं, इतने स्तर हैं, इतने अर्थ हैं कि हम इन 8 कविताओं पर एक फिल्म का निर्माण कर सकते हैं। इतने सारे दृश्य और इतने प्रभावशाली दृश्य हैं। मुझे इन कविताओं को पढ़ते हुए निराला के की सरोज स्मृति कविता पढ़ने के बाद जो भाव मन में आता है, वैसे ही भाव आया। अब इसमें देखिए कुछ शब्द युग्म का प्रयोग हृदय जी ने कविता में किया। अब मैं उनकी बीमारी से इसको जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, वो तो एक अनुभव है जो कविता में आया। एक दाता, दूसरा याचक, ये भाव आप देखिए कितना प्रबल भाव है। आसपास बेटा और पिता लेटे हुए हैं और पिता के मन में बेटे के लिए भाव आता है, ये दाता है, और अपने लिए याचक शब्द अद्भुत है। फिर वो बेटे की आंखों में एक
संकल्प देखते हैं, पिता को इस दुख से बाहर निकाल ले जाने का संकल्प, और अपने भीतर संकोच महसूस करते हैं। तो ये संकल्प और संकोच, ये तो कविता, अद्भुत कविताएं हैं। मैं मयंक जी को इन कविताओं के लिए बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। और ये दर्द कविता में ही नहीं है, या कवि का ही नहीं है संबंधों के बीच। ये करुणा है, एकदम से खत्म नहीं हो गया। और इसी तरह से हमें मानवीय बने रहने की जो प्रेरणा देती है ये कविता, वो मैं बहुत ही अद्भुत मानता हूँ। और मैं कवि के दीर्घायुता की कामना करता हूँ, और मैं आपका ज्योति जी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है ज्योति जी। माफी चाहूंगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हृदेश सर की कविताओं पर टिप्पणियों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी प्रशांत जैन जी को। आप मुंबई में रहते हैं, कवि हैं, स्वागत है सर। हेलो। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। थोड़ा बीच में मैंने मोबाइल से भी लॉगिन किया था, तो मैं सोचा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये बहुत ही अच्छा एक जरूरी आयोजन आत्मीयता से भरपूर मिथिलेश जी ने किया है। इसका महत्व इसीलिए ज्यादा है, हो जाता है कि हमारे प्रिय वरिष्ठ साथी हृदेश जी स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ी दिक्कतों से गुजरे हैं और हम सब इस प्रतीक्षा में थे कि कब उनसे मुलाकात हो, कब वो हमारे बीच आए। अब प्रत्यक्ष तो नहीं, लेकिन ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष ही है कि एक ही शहर में हम लोग बैठे हुए हैं और ये मुलाकात ही है जैसे हम किसी रेस्तरां में मिलते हैं। बहुत इसके लिए मैं आभार और बधाई देना चाहूँगा मिथिलेश सर को कि उन्होंने बहुत जल्दी ये आयोजन किया, यहाँ से घर लौटने के बाद, दिल्ली लौटने के बाद। जहाँ तक हृदेश जी की कविताओं का प्रश्न है, जो कविताएं उन्होंने आज सुनाई हैं फेसबुक पर मैंने पढ़ रखी थी, और बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सार्थक और बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति जो मनुष्य के संघर्ष होते हैं, संबंध और संबंध में जो निहित भावनाएं होती हैं, उनकी जो तीव्रता होती है, या संबंधों में जो मूल्य होते हैं, प्रेम, विश्वास, समर्पण, बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने इन चीजों को अपनी कविताओं में उकेरा है। और निश्चित ही ऐसी एक पार्किंग में गाड़ी निकालने वाला था, तभी मैं जस्ट फेसबुक में गया और फिर नजर गई तो पूरी कविताएं पढ़ के ही मैं वहां से निकला, और काफी भावुक मैं महसूस कर रहा था। और एक तरह से एम्पैथी जिसको कहते हैं, कि उन परिस्थितियों में अपने आप को रख के जब हम कल्पना करते हैं, तभी कविता की सही समझ बनती है। मैं बधाई देना चाहूँगा कि ऐसी चमत्कारी कविताएं लिखने की सलाहियत हासिल है हमारे प्रिय हृदेश सर को। और मिथिलेश जी ने ठीक ही कहा है कि एक पूरी फिल्म बन सकती है। निश्चित रूप से बहुत सारे पहलू हैं उसमें, बहुत सारे पहलू हैं जीवन के और संघर्षों के।
एक लाइन मुझे याद आ रही है, अभी मिथिलेश सर ने एक कविता सुनाई थी, सॉरी हृदय जी ने कविता सुनाई थी, आत्मा को यहीं कहीं रख चला जाता हूँ निस्तेज। अब ये भी कहने का तरीका मुझे बड़ा रोचक लगा। आमतौर पर हम कहते हैं कि आत्मा जीवित नहीं है, या अंतरात्मा की आवाज आदमी सुनता नहीं है, या आत्मा मर गई है, या इस तरह की बातें हम करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन के इस बाजार में, इस संघर्ष में, और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें आत्मा या अंतरात्मा जैसी चीज का कोई बहुत महत्व भी नहीं रह गया है। उसको हम घर से निकलते समय उसको घर में ही छोड़ दें या साथ लेके भी चलें, एक ही बात है। वो जरूर हमको घड़ी पहनना जरूरी है, मोबाइल जेब में रखना जरूरी है, बेल्ट जूता सब बहुत जरूरी है, आत्मा की जरूरत नहीं है जब हम घर से निकलते। ये कहना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है। किस तरह से उन्होंने बहुत छोटी छोटी 2 पंक्तियों में कह दिया कि आत्मा को यहीं कहीं रख कर निकल जाता हूँ निस्तेज। एग्जैक्ट शब्द तो नहीं है, लेकिन इसी तरह की बात उन्होंने की है। तो ये जो इंटेंसिटी है हृदय जी की कविताओं की अभिव्यक्ति की, ये बहुत कमाल की है। और जहां तक उनके कविताओं के विषयों का प्रश्न है, मैंने पाया कि मानवीय संबंध, परस्पर कर्तव्य और एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, और जो दलित और पीड़ित लोग हैं जैसे किसान हैं, उनके प्रति जो एक कृतज्ञता का भाव जो है एक होना चाहिए। हम 3 बार खाना खाते हैं, क्यों नहीं हमको किसान की याद आना चाहिए। लेकिन देखिए ना, जो किसानों का एक साल 1.5 साल आंदोलन चला और किस तरह से उसको ट्रीट किया गया। जो हमारी थाली में अनाज पहुंचता है उसका उनको लागत मूल्य भी नहीं मिल पाता है। ये नैतिकता का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हम इस चीज को मानने समझने को तैयार नहीं है, और तरह तरह के विशेषणों से उस टाइम उन्हें भूषित किया गया था। तो खैर यही तो है, इसी के लिए कविता आती है जहन में और लिखी जाती है। इन अभिव्यक्तियों की जरूरत है, और कविता की कितनी शिद्दत के साथ जरूरत है मनुष्य के जीवन में। मुझे हृदय जी की अभी जो उन्होंने कविता पढ़ी उसकी लाइनें याद आ रही हैं कुछ, कि कठिन समय में कविता ही साथ होती है, कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति है। अब हम तो कहते हैं मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स की, बेसिक नीड्स शेल्टर, फूड और रोटी कपड़ा और मकान जिसको कहते हैं। आपकी इन पंक्तियों को सुन के लगा कि रोटी कपड़ा मकान और कविता ये जीवन के लिए जरूरी है। और निश्चित रूप से कवि के रूप में तो हम यही समझते हैं कि कविता ही गाढ़े वक्त में साथ देती है। ये कविता उनसे आज सुनी, लेकिन इसी तरह की एक कविता, या हो सकता है इसी कविता की वो पंक्तियां हो, आज उन्होंने नहीं पढ़ी, या दूसरी कविता भी हो सकती है इसी विषय पे। कि वो एक कविता में वो लिखते हैं कि जब मैं कठिन समय में होता हूँ, कुछ इस शब्द में उनके नहीं है, एग्जैक्टली अर्थ बता रहा हूँ, कि जब चुनौतीपूर्ण स्थितियां होती हैं या जब संघर्ष का समय होता है, जब परीक्षा की घड़ी होती है, तो मेरी कविता मेरे काम आती है, मेरी कविता मेरा साथ देती है। लेकिन बहुत अच्छी। मेरे पिता ऐसे मौकों पर क्या करते होंगे? वो तो कविता लिख भी नहीं सकते थे, कविता पढ़ भी नहीं सकते थे। अब बताइए ये बात कहां से कहां जा रही है। ये कविता कविता का जो महत्व है, उसका प्रतिपादन इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक बेटा जो कवि बन चुका है या कवि है, वो ये सोच रहा है कि मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया है अपने समय में, और तब तो उनके साथ कविता नहीं थी, तो क्या किया होगा उन्होंने, कैसे उन पलों से वो निपटे होंगे, या जो भी। तो ये बड़ी कमाल की कुछ चीजें हैं। नॉस्टैल्जिया का भाव जो है, मैं देखिए ज्योति जी समय का बताइएगा, मुझे इशारा कर दीजिएगा
हाँ सर, एक्चुअली मैं संकोचवश आपको नहीं कह पा रही थी, लेकिन समय जी की सीमा है, अभी हमें 3 और लोगों को भी सुनना जी है, तो जी जी प्लीज। जी। तो मेरा ख्याल है इतना काफी होगा, मेरा ख्याल है। सर मैं इस बात पे हाँ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए हाँ प्रशांत जी, बिल्कुल जी, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल उसको सर, एक यस सर। मुकाम तो पर ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस, अच्छा हुआ मैंने पूछ भी लिया क्योंकि समय का भान नहीं रहता है। तो मैं ये कह रहा था कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, नॉस्टैल्जिया का स्वर जो है हृदय जी की कविताओं में मुझे एक प्रमुख स्वर के रूप में दिखा है। लेकिन ये नॉस्टैल्जिया कोई यादों की जुगाली मात्र नहीं है कि बस यादें याद कर रहे हैं चीजों को और लिखते जा रहे हैं, बस ऐसा नहीं है। उसमें एक सार्थकता है। वो जो पुरानी यादें हैं उसको वर्तमान से जोड़कर या वर्तमान को उन्होंने उस संदर्भ में रखकर देखा है, और उस नॉस्टैल्जिया में, वो पुरानी यादों में जो मूल्य निहित हैं, या जो एक मानवीयता का एक तत्व है जो कि आजकल थोड़ा क्षीण हो चला है, तो उसकी जरूरत को उन्होंने रेखांकित किया है। और इस तरह से वो कविताएं बहुत अनमोल कविताएं हैं। और इसी के साथ मैं हृदय जी को प्रणाम करता हूं कि आज हमारे बीच, अब जैसे हम तो आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं, और आपको आपसे मिलकर और यहाँ आपको देखकर बड़ी खुशी हुई। और ज्योति जी ने काफी अच्छा संचालन किया, और मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आमंत्रित करना चाहूंगी जुल्मी राम सिंह यादव जी को। आप एक्टिविस्ट हैं और कहानीकार हैं, आपका स्वागत सर। सर 2 मिनट का समय है, 2 मिनट में आप प्लीज अपनी बात का। जी जी नमस्कार मयंक जी, नमस्कार मिथिलेश जी, कौशल किशोर जी, प्रशांत जैन जी, जलज जी और ज्योति जी। बहुत अच्छा लग रहा है कि हृदय मयंक जी हमारे सामने हैं। हम लोग तो हमेशा मिलते जुलते रहते थे, पास में ही रहते थे। मयंक के बिना हमारा सप्ताह नहीं बीतता था। बहुत लेकिन जब उनकी बीमारी की बात आई तो पूरा मुंबई शहर जो इन्हें जानता है, और लगभग हिंदी भाषी लोगों में पूरे मुंबई में लोकप्रिय व्यक्ति हैं। शायद ही ऐसा कोई कवि होगा जो समाज को इतना प्रभावित करता होगा। और एक अच्छा इंसान, अच्छा कवि मिलते हैं लेकिन अच्छे इंसान नहीं मिलते। लेकिन अच्छा कवि और अच्छा इंसान दोनों दोनों बातें मयंक जी के अंदर हैं। और हम तो अ, ऐसे लगता था कि हमारे एक संरक्षक जो हैं वो बीमार हो गए हैं, और हम एक बहुत बड़ी पीड़ा को महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। और आज ये अच्छा लग रहा है कि मयंक जी हमारे सामने फिर हैं और सक्रिय हैं। और हमें पता था कि मयंक जी के अंदर इतनी जिजीविषा है कि इतने बड़ी तकलीफ को, संघर्ष को वो पार कर पाएँगे। और हमारे बीच आज हैं, सक्रिय हैं। उन्होंने अपनी नई कविताएँ लिखी है, अपने दुःख की, पीड़ा की, संघर्ष की और पारिवारिक संबंधों की। बेटे ने जो फ़र्ज़ अदा किया है, वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है, अतुलनीय है। और एक पिता, एक जनक जिस बच्चे को जन्म देता है और उसी से फिर वो याचना करता है, जिन अंगों को वो निर्माण करता है, उन्हीं अंगों को प्राप्त करने के लिए याचना करता है। और ये जो प्रेम की पराकाष्ठा पहुँचती है पूरे परिवार में, ये जो संस्कार है, निश्चित ही उनके कविता का संस्कार पूरे परिवार में था। कविता जो है, कविता लिखने वाले को, परिवार को भी संस्कारित करती है, और अपने आस-पास जितना पर्यावरण होता है उसको भी संस्कारित करती है कविता। तो मयंक जी का जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, यहाँ तक कि सारे जो भी हिंदी भाषी लोग थे, मयंक का एक बहुत विशाल वर्ग बम्बई में है, शायद ही किसी कवि के पास इतना होगा। वो सारे के सारे लोग पीड़ित थे, परेशान थे, ये बात छिपाई गई थी, नहीं लोग और परेशान हो जाते। तो ये आज हमारे सामने फिर कविता लेकर के मयंक जी आए हुए हैं, और हमें इतनी खुशी हो रही है कि ये हमारे बीच आए हुए हैं। अभी तो मैं गाँव हूँ, इन्हें मिल भी नहीं पा रहा हूँ, और आने के बाद में इनसे फिर मुलाकात होगी, और बहुत खुशी की बात है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को एक आगे आने के लिए प्रेरणा दी, और हमेशा वो संबल देते रहे। कभी भी वो राजनीतिक और कूटनीतिक इन चीज़ों में कभी फँसे नहीं हैं। एक सज्जन आदमी, जो उनकी कविताओं में है, वैसे ही उनका जीवन है। ये बहुत मुश्किल मिलता है। कविताओं का जीवन अलग है और ये जीवन अलग है।
इसलिए धन्यवाद। ज्यादा समय लूंगा नहीं क्योंकि समय 2 ही मिनट दिया गया है और मैं चाहूंगा ज्योति जी को कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच उर्मी राम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय की सीमा का भी ध्यान रखा। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जवाहर जलद जी को। आप कवि हैं और सभी आपसे परिचित हैं, तो सर आप अपना उतना ही समय लीजिएगा। आपकी आवाज सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आपकी तरह आ रही है? जी हाँ बिल्कुल। हाँ, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी रहती है और आधा कार्यक्रम की तो शोभा आप ही बढ़ा देती हैं। थैंक यू सो मच सर। के लिए आप बहुत ही पुष्ट पात्र हैं। आदरणीय मिथिलेश जी से चाहूंगा कि संचालन आप इसलिए करवाया करें कि सबकी बात आप समेट करके खुद कह देती हैं, तो कुछ सुनाई ही नहीं देता तो भी बात बन जाती है। मैं सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था लिखावट के समर्थ संयोजक आदरणीय विद्युत बरेंड कविता के श्रेष्ठ हस्ताक्षर मिथिलेश जी का हृदय से इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि इतने बढ़िया कवि, सहृदय और रचना धर्मिता के बहुत सहज व्यक्तित्व हृदयेश जी का नाम तो मैंने सुन रखा है अपने मित्रों से, लेकिन ये सुखद पल है कि उनका दर्शन आज जो कविता के मंच पर, लिखावट के मंच पर हुआ, मुझे रूबरू होने का अवसर मिला, उसके लिए मैं विशेष उनका आभारी हूँ मिथिलेश जी का। और वो बराबर मुझे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। कविता साहित्य, इसका जो व्यक्तित्व होता है उसमें ये विश्लेषण करने की जरूरत नहीं होती कि वो सहज है, सरल है, निष्कलुष है, बहुत अच्छा आदमी है। वो मैं कहा करता हूँ, बहुत अच्छा आदमी नहीं होगा तो कविता नहीं लिख सकता और कविता के पास नहीं रह सकता और कुछ कर सकता है। हृदय, देखिए नाम का भी कोई ना कोई मतलब होता है। माता पिता या समाज या हमारे कोई भी लोग नाम रखाते हैं, उसका भी जीवन में महत्व होता है। जैसे कौशल किशोर जी हैं। अब कौशल अपने आप बहुत अच्छी शब्दावली का प्रमुख शब्द होता है, कौशल न हो तो फिर बेकार होता है। मिथिलेश, अब ये नाम प्रशांत, ये अपने आप बड़े बड़े महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं, जिनसे अपने आप विचार झांकने लगते हैं। हृदय से ही, ये चिंतन से ही दिखाई पड़ता है। हृदयेश नाम, हृदय से ही कविता पैदा होती है। कविता और कहीं से नहीं, चिंतन जरूर डूबता है कविता पर, लेकिन जब कविता पर चिंतन डूबता है तो हृदय से ही उतर करके कविता आती है फिर बाहर। और हृदयेश हो, उसके बाद भी नाम रखाने वालों ने कितना सोचा होगा, उनके माता पिता ने मयंक भी जोड़ दिया। और मयंक चंद्रमा का पर्याय होता है। चंद्रमा अगर आपका बहुत अच्छा है तो सारी सुख सुविधाएं आपके ऊपर अर्पित हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा सुख देता है, शांति देता है, निर्मलता देता है, शीतलता देता है और सबसे बड़ी सुधा का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से हृदयेश जी अगर निर्मल नहीं होते, हृदयवान नहीं होते, तो इतनी आयु तक पहुंचते पहुंचते इतनी सारी रचनाएं प्रभूत मात्रा में, कम से कम 1 दर्जन से अधिक इनके संकलन, सृजन, कविता के, साहित्य के, गजल के, गीत के, आलोचना और कविता की लगभग या साहित्य के सृजन की लगभग सारी विधाओं को आत्मसात करके इन्होंने 12-13 ग्रंथ, कविताओं के संग्रह, गजल, इन सबको हिंदी साहित्य का इतना महत्तर अवदान
हिंदी साहित्य को इन्होंने समर्पित किया है। अपने आप ये कहता है, कहने की जरूरत नहीं रह जाती कि निश्चित रूप से बड़े फलक के वो कवि हैं, बहुत लंबा जीवन कविता का जी रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मुख्य बात बहुत ज्यादा क्योंकि समय नहीं है और मैं समय लेने वाला आदमी होता हूँ, पर अतिक्रमण इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि पारिक जी और हमारे मिथिलेश जी ये मानते हैं कि जलद जी बहुत अनुशासित है, इसलिए उसको अधिक नहीं बढ़ाना चाहूंगा। इतना कहना चाहूंगा कि कविता के लिए जो निश्चित रूप से बहुत जरूरी होता है वो हृदय जी में कूट कूट करके भरा हुआ है। जैसे करुणा संवेदना के वो कवि हैं, करुणा के कवि हैं। संवेदना और कविता तो उनके बोलने में ही झलकती है। चेहरा चेहरा सारे सेहत बता देता है शरीर का। चेहरा ही हृदय जीत का बताता है कि वो कवि है, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि हवाओं आओ मेरे छाती से लग जाओ। मौसम को, बादल को, धूप को, रोशनी को, सबको आत्मसात करना चाहता है कवि, क्योंकि इन्हीं जो कवि चिन्हित कर रहा है उन्हीं में से दुनिया के लिए सबसे बड़ी कविता पैदा हो सकती है। अगर हम रोशनी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है, करुणा नहीं है, सामाजिकता नहीं है, सामाजिक सरोकार नहीं है, परिवार का अनुबंधन नहीं है, परिवार का प्रेम नहीं है, समाज का प्रेम नहीं है, धरती के प्रति समर्पण का भाव नहीं है, मनुष्यता को जिंदा रखने का राग नहीं है, तो फिर अन्य सारे अनुरागों का कोई मतलब नहीं रह जाता। वो उनकी सारी जो उन्होंने कविताएं व्यक्त की है, उन हर कविता का विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन अब इतने कम समय के अंतर्गत केवल संकेत ही करना काफी है कि कविता के लिए जो बेहद जरूरी है वो सारी कविताओं में उनके झांकता है। एक एक लाइन में सुनने वाला आदमी हूँ, तो मैं अधिक बात न करता हुआ, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट हो गया होगा। और जुल्मी साहब ने भी बहुत बढ़िया बात उनके संदर्भ में जो कही है वो निश्चित रूप से जुल्मी जी की क्या बात है, प्रशांत जी ने भी कही, हमारे आदरणीय मिथिलेश जी ने कही, और सबसे पहले जो परिचयात्मक पृष्ठभूमि पर आपने उद्घाटित किया वो सारा परिदृश्य उनके जीवन का आ जाता है। इतनी उम्र में जा करके और इतना सारा समर्पण कर देना, उसके बाद भी हमारे बीच में कविता का पाठ करते रहना, ये ईश्वर करे उनके जीवन को और स्वस्थता की ओर ले जाए, ताकि हम लोग उनको और सुनते रहें और कविता की दिशा। सबसे बड़ी बात कहूँ और कि देखिए वो एक संपादक भी है, और संपादन परिचय जरा नाम देखिए कि चिंतन दिशा। पत्रिकाएं बहुत होती हैं, लेकिन मैं किन 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 बिंदुओं पर चर्चा करूं। चिंतन दिशा, अगर चिंतन की दिशा ही सार्थक ना हो, दिशा पर ही हम न ध्यान पावे, तो निशा के अलावा कुछ भी नहीं होता। फिर दिशा से ही सुबह है, प्राय सुबह का भी उन्होंने नाम लिया, रोशनी का नाम लिया, सबका नाम लिया, और इसलिए नाम लिया कि उनकी दिशा एकदम एकदम मुकम्मल है। इसीलिए पत्रिका भी बहुत सार्थक है। मुझे जब पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अभी चंद मिनटों में उन्हीं को पढ़ने का अवसर मिल गया, तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, उनकी दशा सुन ली, उनकी दिशा जान ली, उनकी कविताओं को जान लिया। शेष हमारे जो आदरणीय विश्लेषक जी हैं, प्रशांत जी हैं, जुल्मी जी हैं, और हमारे आदरणीय कौशल किशोर जी हैं, वो तो सब कुछ निचोड़ करके रख देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा। मैं पुनः आप सब लोगों का आभारी हूँ कि मुझे मौका दिया, और इसी तरह से मौका जुटाते रहें पारिक जी, हम लोग भी आप लोगों को सुनते रहें, और ये कविता का संगम और कविता का आयाम बढ़ता रहे, हम लोग स्नान करते रहें। मैं हार्दिक शुभकामनाएं आदरणीय हृदय जी को देता हूं कि वो इसी तरह से वो स्वस्थ रहें, और हमारे मिथिलेश जी जब भी आग्रह करें
तो आप हम लोगों को इसी मंच पर दर्शन देते रहें और कविता के संगम में स्नान कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू जवाहर सर। आपने अपनी शुरुआत में कहा कि मैं बहुत सारी बातें वो कह देती हूँ जो आपको कहनी चाहिए, लेकिन आपने भी वही किया। मैं सोच रही थी कि जाते जाते मैं हृदयेश मयंक सर, जो नाम है हृदयेश प्लस मयंक, मैं इसको थोड़ा व्याख्यात करते हुए मैं अपनी बात का समापन करूंगी, लेकिन मेरे हिस्से की बात आपने कह दी तो बात बराबर हो गई है। और अब मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कवि और संपादक कौशल किशोर जी को। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद ज्योति। हृदय जी दिख नहीं रहे हैं। हृदयेश सर यहाँ विजिबल तो दिख रहा है, विजिबल है इधर। विजिबल है सर। जी हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ हाँ, हृदय जी को प्रणाम। आज हृदय जी को देखते हुए जो खुशी का जो अनुभव हो रहा है, वो कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। मुंबई में जब जाने की योजना बहुत दिनों से मेरी बन रही थी, तो जो बड़ी खुशी इस बात की थी कि वहाँ हृदय जी से मुलाकात होगी, और उस मुलाकात से हम वंचित भी रहे। यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं, इसलिए उन बातों को दोहराने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, वहां से आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए मैं भागता हुआ आया हूँ, और ठीक 6:07 पे आप लोगों को ज्वाइन किया है। और इन कविताओं को जिनकी चर्चा हो रही है और जिनका माने सृजन हृदय जी ने किया, और हमें फेसबुक के माध्यम से वो कविताएं पढ़ने को मिली, और उन कविताओं को पढ़ना आसान नहीं, और यहाँ सुनना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये कविताएं नहीं है, कहते हैं ना, यातना भरी पीड़ा। और कविता भी भाई, हाँ, अपनी पीड़ा से, दुख से, दर्द से, संघर्ष से कविता भी जन्मती है, पैदा होती है। तो ये कविताएं जो 8 कविताएं हैं, और वह पूरे इसका एक क्रम है। अगर इस पूरी कविताओं को हम देखें तो यह जाने और लौटने की कविताएं हैं। आप जब अस्पताल जाते हैं, है ना, तो एक बड़ा संकट भी साथ रहता है, बहुत सारी दुश्चिंताएं हैं, है ना। बेटे, उसके भविष्य से लेकर बहू, उसके परिवार, उसके भविष्य, और बेटे को माने संबंधों की जो मिठास है ना, ये जो संबंधों का इस दौर में जो क्षरण हुआ है, ये कविताएं उस क्षरण के खिलाफ खड़ी होती है ना। और यह वास्तव में, जैसे हृदय जी और कविता के बारे में कहते भी, इनको मनुष्य बनाती है, हमारे अंदर के मनुष्य को ताकत देती है, उसे और पुनः सृजित करती है। तो हृदय जी ने जीवन में यह कमाया है ना। उनका जीवन संघर्ष भी में यह परिवार, हम सिर्फ विचारों के आधार पर नहीं संघर्ष करते, हमारा संघर्ष संस्कारों के आधार पर भी हमारा संघर्ष होता है। हम अपने को भी बदलते हैं, हम समाज को ही बदलने की हमारी इच्छा आकांक्षा नहीं होती, बल्कि अपने को बदलने, अपने परिवार को बदलने, उसको संस्कारित करने, उसको डिक्लास करने की हम जो कहते हैं ना, ये डिक्लास सिर्फ बाहर नहीं होता, ये अपने अंदर भी होता है, परिवार में भी होता है। तो जो आपने ये कविताएं, तो इसमें एक एक कविता उसके हर क्षण की कविता है। पहली कविता से आप शुरू करें, जहां बाप को बेटे की चिंता है, बेटे को बाप की चिंता है ना। बाप, बेटे का पहले ऑपरेशन होता है, पिता को लगता है कि उसकी हालात को लेकर के एक पूरा मानसिक अंतर द्वंद से निकली हुई ये कविताएं हैं,
है, जिसे हम लोग कहते थे कि भोगे हुए यथार्थ की कविता की बात जो होती थी। तो मुझे तो ये लगता है कि जाने और लौटे एक मानसिक द्वंद उसकी की अभिव्यक्ति है, और यह अभिव्यक्ति ये इस कविता की ताकत है ना। हम जो जीते हैं, है ना, अगर हम उसे नहीं अपनी कविता में अपने भावाभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो सिर्फ नहीं तो कविताएं कृत्रिम आज बहुत लिखी जा रही हैं, उनसे अलग कविताएं हैं। इसीलिए मैंने विदेश जी से आग्रह भी किया कि ये सारी कविताएं एक नोट के साथ, और संभव है आज की ये जो गोष्ठी हो रही है, इस गोष्ठी की रपट के साथ उसमें मृत्यु बोध को भी मैं शामिल करूंगा। 10 कविताएं आपने यहाँ पढ़ी है, 8 तो उस दौर की है और उसी से जुड़ी हुई मृत्यु बोध वाली कविता है। तो इसे मैं रेवांत में ये 9 कविताएं, हमारी कोशिश है कि इसे एक टिप्पणी के साथ इसे प्रकाशित किया जाए। मैंने विदेशी से कहा भी। और मृत्यु बोध की जो कविता है वो मृत्यु बोध की कविता नहीं है, वो जीवन बोध की कविता है ना। उसमें हम न रहेंगे तब भी हम होंगे, क्योंकि मनुष्य को 2 जीवन मिलता है, एक तो उसे भौतिक जीवन मिलता है और दूसरा वह जीवन होता है जो भौतिक जीवन के बाद, इस धरती से जाने के बाद, उसके अपने काम है के द्वारा वो जिंदा रहता है। आज भी हम लोग भगत, अभी 2 दिन पहले ही शहीद आजम भगत सिंह उनके साथियों का पाश का शहादत दिवस था, आज भी वो हमारे बीच हैं। तो उसी तरह से बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, है ना, वो इस रूप में हमारे बीच में रहते हैं। एक गांव कैसे जो विकास की जो पूरी आंधी है, कैसे गांव को, शहरों को, मनुष्य को, जीवन को, हमारे बूढ़े बरगद को पर उसकी कुदृष्टि पड़ रही है ना, वहां क्या परिवर्तन हो रहा है, इन सारी चीजों को हृदय जी तो कविता के विविध रूपों में कविताएं करते हैं, विभिन्न काव्य गजलें लिखते हैं, है ना, गीत भी आपने लिखे हैं और कहानियां भी हैं। तो मैं चूंकि समय भी कम है, उनकी एक एक कविताओं पर अलग से भी बात हो सकती है, लेकिन यहाँ मैं उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हम सब लोगों की तरफ से उन्हें दीर्घायु, स्वस्थ रहने और अपना ख्याल रखने की हम सब लोग शुभकामनाएं भी देते हैं, और ये आग्रह भी करते हैं कि आपकी हमें बहुत जरूरत है, सभी साथियों की जरूरत है, और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ ज्योति आप। थैंक यू सर। कौशल सर, आपने हृदय सर की कविताओं के लिए एक बात बहुत अच्छी कही शुरुआत में ही, कि इन कविताओं को लिखना भी बहुत आसान नहीं है और इन कविताओं को सुनना भी बहुत आसान नहीं है। और मैं तो वाकई, मुझे लगा कि मुझ में सामर्थ्य नहीं है, और सर की उस कविता को सुनते समय, जिसको उन्होंने 9 कड़ियों में लिखा है, भोगा हुआ यथार्थ, मुझे 2-3 बार अपना वीडियो ऑफ करना पड़ा, क्योंकि मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। तो आपने सच कहा। यही मेरी भी स्थिति थी। इतनी करुणा है और इतना दर्द है इसमें, है ना, क्योंकि इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे अपने कोरोना काल के दौर की याद आ गई, और बिल्कुल इसी तरह का दृश्य था। मैं 13 दिन अस्पताल में था, बेटा बाहर खड़ा, इंतजार 8-8 घंटे, 20-20 किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पहुंचता था। और इन सारी चीजों को मैंने भी उस दौर को, अपने 13 दिन अस्पताल के उस दौर को मैंने अपनी आंखों से मैंने जीवन को देखा, लोगों को मरते हुए देखा, तड़पते हुए देखा, छटपटाते, वो बेचैनी देखी थी, है ना। और हृदय सर ने शुरुआत में कहा था, जब इन्होंने अपना कविता पाठ करना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने कहा था कि कविता लिखने के बाद कवि की नहीं रह जाती है, फिर वो पाठक की हो जाती है। और आपकी, हृदय सर, आपकी कविता हर मन की कविता है। हाँ, तो यही वजह है कि हम सबकी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू ही थे, और बहुत ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। जग बीती होती है भाई,
है ना। ये राजनीति जो होती है वो आपकी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं रह जाती, है ना। वो जब अभिव्यक्ति पा लेती है तो कविता कवि के गोद से बाहर निकल जाती है, बिल्कुल लोगों के बीच में पहुंच जाती है, और ये सारे लोग उसमें अपना भी ढूंढ सकते हैं कि अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को, अपने समाज के दर्द को, है ना। और जो बेचैनी आपके अंदर, एक सामाजिक बेचैनी भी है, जुलूस भी है, साथियों का है, और है ना, हम सारे लोग जिस दिन, आपकी आवाज कौशल सर। हाँ, बीच में एक फोन आ गया, जिस दिन हम लोग वहां कार्यक्रम कर रहे थे मीरा रोड पे, उस दिन हम लोग यही सभी लोग एक प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया आपके स्वस्थ जीवन की, जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच में आने की, है कि आप जल्दी हम लोगों के बीच आए, शीघ्र आए, हम लोग आपको देखें आपके बीच में। वो सिलसिला जो चल रहा है, जुलमी राम सिंह जी ने बहुत उस दौर को जीवंत बनाए रखा, और इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि जो जनवादी लेखक संघ है, प्रश्नबोध सांस्कृतिक मंच है, जीवन जुलमी राम सिंह यादव जी हैं, और भी वहां के जो साथी रहे हैं, जिन लोगों ने इस अभियान को चलाए रखा, तो ये हम समझते हैं कि ये सब चीजें रही हैं जो आपको ताकत देती हैं, एक रचनाकार को ताकत देती है। हम सबकी शुभकामनाएं रही हैं, रहेंगी, है ना। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जी विरुंगला का जो कार्यक्रम जिसका जिक्र कौशल जी कर रहे हैं, मुंबई में कुछ दिन पहले हुआ था। तब तो खैर आप मौजूद नहीं रह सके थे हृदय सर, लेकिन मैं यहाँ पे रहता हूँ, मुझे पता है मुंबई में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जगह की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। 10 वर्ग फुट का भी आपको नहीं मिलेगा कहीं पे, और वहां पे अपनी जो क्षमता आपकी जो है, या आपके संपर्क हैं, या आपका जो समर्पण है गतिविधियों के लिए, आपने मीरा भाईंदर नगर पालिका से वो जो स्थान लिया है, परमानेंट 50-60 कुर्सियां हैं, शानदार वेल वेंटिलेटेड बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला एक हॉल है, और बहुत बढ़िया ऑडियो विजुअल सिस्टम है। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि हमेशा हिंदी या दूसरे लोग भी शायद गतिविधियां करते होंगे, ऐसी एक बढ़िया जगह आपने, और ये बहुत बड़ा आपका एक एहसान है हम लोगों के ऊपर, या मीरा भाईंदर के जो लोग हैं उनके ऊपर। धन्यवाद। सर, इस अब हम समापन की ओर बढ़ेंगे, समय काफी हो चुका है। जवाहर सर के मेरे भाव, मेरे शब्द, मेरे विचारों पर अतिक्रमण के बाद मेरे पास कहने के लिए विशेष कुछ नहीं रह जाता है, तो मैं अब हृदय सर की ही एक कविता के साथ में समापन करना चाहूंगी, क्योंकि सर आपकी कविताएं करुणा की कविताएं हैं, उम्मीद की कविताएं हैं, रोशनी की कविताएं हैं, चेतना की कविताएं हैं। ऐसे ही आपने कविता लिखी है कि पिता ने कहा था रास्ता तय करते हुए बार बार पूछना मत कि कितनी दूर है गंतव्य। चलते चलते जब थकने लग जाए पांव, तनिक रुकना किसी पेड़, किसी बट की छांव। खा लेना गुड़, पी लेना शीतल जल, और शुरू कर देना तुरंत यात्रा। चलते चलते कम होती जाएंगी दूरियां, कट जाएगा रास्ता, तुम्हें लगने लगेगा कि मैं तो नाहक ही घबरा रहा था दूरी से। बेटे, चलते रहने से आसान हो जाती है राह, और लड़ते रहने से फतह हो जाता है युद्ध चाहे जीवन का हो या फिर किसी दुश्मन का रोपा हुआ। बहुत खूबसूरत कविता सर, और इसी के साथ हम इस आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे कि ये संघर्ष चलता रहना चाहिए, हर हाल में जीवन चलता रहना चाहिए। जैसा कि आपने कहा था कि मैं लौट आऊंगा गीतों में, फुहारों में, पंखुड़ियों में, जुलूसों में, आप हमेशा बने रहें, ये संस्था बनी रहे और साहित्य का ये रथ इसी तरह चलता रहे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ हम आज इजाजत लेते हैं। हम फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाजत। नमस्कार। हृदय सर स्वस्थ रहें, आप लिखते रहें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत आभार। जी।